जरा सोचिए, एक ऐसा सम्राट जो कल तक युद्ध के मैदान में हजारों की जान ले रहा था और फिर अचानक अपनी पूरी जिंदगी शांति का संदेश फैलाने में लगा देता है। आज हम सम्राट अशोक की इसी अविश्वसनीय कहानी को समझेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने एक आस्था को दुनिया भर में फैला दिया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली भविष्यवाणी से। अशोक के जन्म से भी सदियों पहले महावंश ग्रंथ में ये लिख दिया गया था कि वो बौद्ध धर्म के एक महान रक्षक बनेंगे। और ये कोई मामूली भविष्यवाणी नहीं थी, ये तो एक ऐसी शाही तकदीर थी जिसका पूरा होना तय था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक अकेला इंसान, भले ही वो सम्राट ही क्यों न हो, एक विचार को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है। अशोक की रणनीति क्या थी? उन्होंने रास्ते में आई मुश्किलों का सामना कैसे किया? चलिए जानते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक इरादे से होती है, और अशोक के लिए ये इरादा पैदा हुआ था कलिंग के भयानक युद्ध के बाद। उस युद्ध ने उन्हें अंदर तक बदल दिया और वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। कहते हैं ना कि किसी पेड़ की शाखाएं तभी दूर तक फैल सकती हैं जब उसकी जड़ें गहरी और मजबूत हों। अशोक ने बिल्कुल यही किया। धम्म का संदेश दुनिया तक पहुंचाने से पहले उन्होंने ये पक्का किया कि इसकी जड़ें उनके अपने घर में यानी भारत में मजबूत हो जाएं। अशोक सिर्फ एक उपदेशक नहीं थे, नहीं, वो एक बहुत बड़े रणनीतिकार थे। उन्होंने लोगों से बात करने का एक अनोखा तरीका निकाला, पत्थर के शिलालेख। जैसे ये बैराट का शिलालेख है, इसके जरिए उन्होंने अपना संदेश सीधे आम लोगों तक पहुंचाया। एक तरह से उन्होंने लोगों को ज्ञान के लिए एक रॉयल रीडिंग लिस्ट ही दे दी। तो ये थी वो लिस्ट। इसमें नैतिक ज्ञान से लेकर गहरे दर्शन तक सब कुछ था। लोगों को क्या पढ़ना चाहिए ये बताकर अशोक असल में ये तय कर रहे थे कि उनके साम्राज्य में बौद्ध धर्म को कैसे समझा जाएगा। मतलब ये सिर्फ कुछ किताबों के नाम नहीं थे, ये एक पूरा आध्यात्मिक कोर्स था जो सीधा सम्राट की तरफ से आ रहा था। तो जब घर में नींव मजबूत हो गई, अब बारी थी दुनिया की। अब धम्म को दुनिया तक पहुंचाने का समय आ गया था। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का एक सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी मिशनरी अभियान। जरा सोचिए, पश्चिम में ग्रीस से लेके पूरब में दक्षिण पूर्व एशिया तक अशोक के दूत हर दिशा में निकल पड़े। ये कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं थी, ये एक विचार के दम पर पूरी दुनिया को एक साथ लाने का एक बहुत बड़ा सपना था। लेकिन जैसा कि होता है, दुनिया को बदलना इतना आसान कहाँ होता है। कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में एक ज्ञानी भिक्षु थेरोमत झांति को एक ऐसे विरोधी का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पुराने ग्रंथों में इस टकराव का बड़ा जबरदस्त जिक्र मिलता है। मज्झांतिक का सामना हुआ एक शक्तिशाली नाग राजा से। ये नाग राजा कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि प्रकृति की पुरानी ताकतों का प्रतीक थे, जो अपने इलाके की हर कीमत पर रक्षा करते थे। नाग राजा ने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी, तूफान और तबाही की धमकियां दी। उन्होंने कहा, मेरे लोगों की फसलों को बर्बाद मत करो। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये तो पुरानी परंपरा और एक नए दर्शन के बीच की जंग थी। एक तरफ प्रकृति की ताकत थी तो दूसरी तरफ मन की शांति की ताकत। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही कमाल का मोड़ लेती है। मज्झांतिक ने ताकत का जवाब ताकत से नहीं दिया, उन्होंने गुस्से का सामना करुणा से किया और हिंसा का शांति से। और इसका नतीजा, नाग राजा का दिल पिघल गया और उन्होंने अपने लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये शांति की एक जबरदस्त जीत थी। अशोक का असर सिर्फ उनके भेजे हुए दूतों तक ही सीमित नहीं था, कभी कभी तो ये उनके अपने परिवार के जरिए फैलता था। जैसे मध्य एशिया के एक दूर के इलाके खोतान में अशोक के ही एक रिश्तेदार ने एक नया बौद्ध साम्राज्य बनाया और धम्म की लौ को जलाए रखा। और ये सिलसिला चलता रहा। खोतान में एक नया राज्य बना, नेपाल में अशोक की बेटी ने एक विहार बनाया, यहाँ तक कि सीरिया और फारस जैसे दूर दराज के इलाकों में भी इसका असर दिखाई दिया। सच में अशोक ने जो पत्थर शांति के सागर में फेंका था, उसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही थीं। लेकिन इन सभी मिशनों में से एक मिशन ऐसा था जो शायद अशोक के दिल के सबसे करीब था और जो सबसे कामयाब भी हुआ। वो था श्रीलंका का मिशन। इस मिशन के लिए अशोक कितने समर्पित थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने किसे भेजा। उन्होंने अपने सबसे कीमती दूतों को भेजा, अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को।
ये सिर्फ एक सम्राट का फैसला नहीं था, ये एक पिता का त्याग भी था। अब महेंद्र कोई साधारण शिक्षक नहीं थे, वो बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने लंका के राजा देवानाम प्रियतिस्य के पास जाकर सीधे सीधे उपदेश देना शुरू नहीं किया। नहीं, पहले उन्होंने राजा की समझ को परखने का फैसला किया, वो भी एक आसान सी पहेली से। राजा का जवाब बिल्कुल सीधा था। देखने में ये एक मामूली सा सवाल जवाब लग सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी पहला कदम था। इससे पता चला कि राजा ध्यान दे रहे हैं और कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं। और फिर आया असली सवाल, अंतिम परीक्षा। ये सवाल सिर्फ पेड़ों के बारे में नहीं था, ये तो चीजों के होने के, उनके अस्तित्व के बारे में एक गहरा सवाल था। क्या राजा इतनी गहरी बात सोच सकते हैं? यही असली परीक्षा थी। और राजा का जवाब सच में बहुत गहरा था। उन्होंने समझा कि कैसे एक चीज एक समूह का हिस्सा भी हो सकती है और अपने आप में अकेली भी। इस एक जवाब से महेंद्र समझ गए कि सामने एक ऐसा दिमाग है जो धम्म की गहरी बातों को समझने के लिए पूरी तरह तैयार है। और बस उस एक बातचीत ने एक ऐसी लहर पैदा की जिसने उस द्वीप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। राजा और उनकी प्रजा ने धम्म अपना लिया। संघमित्रा ज्ञान के प्रतीक बोधि वृक्ष की एक टहनी लेकर आईं। भारत के बाहर पहली बार महिलाओं के लिए एक मठवासी संघ बना और अशोक ने बुद्ध के अवशेष एक नए स्तूप के लिए भेजे। बौद्ध धर्म ने श्रीलंका में अपनी जड़ें जमा ली थीं। तो आखिर में जब साम्राज्य इतिहास का हिस्सा बन गए, तो अशोक की विरासत क्या बची? उन्होंने दुनिया को क्या दिया? यही अशोक की सबसे बड़ी खूबी थी। उन्होंने शाही ताकत, मिशनों की रणनीति और अपनी गहरी निजी आस्था, इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया। सत्ता, रणनीति और सच्ची आस्था, इसी जबरदस्त मेल ने एक स्थानीय विश्वास को दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक बना दिया। और इसीलिए अशोक की कहानी आज भी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि जब सत्ता और आस्था एक साथ मिलते हैं तो दुनिया पर इसका क्या असर होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही अहम है। अशोक की विरासत यही याद दिलाती है कि एक इंसान का पक्का इरादा इतिहास का रुख मोड़ सकता है।